गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल। तो अब क्रिस्टल जालक और इकाई सेल है क्या, पहले इसके बारे में जाता है। तो हम लोग जितना भी ठोस देखते हैं वो छोटे छोटे कणों से बने हैं। उस कण को एक बिंदु के समान यानी पॉइंट्स के समान माना जाता है। अब जैसे बहुत सारे कणों के मिलने से एक क्रिस्टल जालक बना हुआ है। तो यहाँ जो आपको एक फिगर देख रहे हैं, ये फिगर क्रिस्टल जालक का बना हुआ है और जिसमें लाल डॉटेड से पॉइंट किया हुआ है, ये जो पार्ट है ये है इकाई सेल का। तो बहुत सारे इकाई सेल, जैसे एक इकाई सेल है उसके बगल में एक इकाई सेल है, बहुत सारे इकाई सेल के पूर्ण व्यवस्था से जो क्रिस्टल का निर्माण होता है उसी को कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल में कणों, तो कण क्या है, अणु, परमाणु या तो आयंस। अब उसी को हम लोग शो कैसे करते हैं, बिंदु यानी पॉइंट्स के रूप में, अर्थात बिंदुओं के नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और ये जो लाल रंग से भाग किया हुआ है, एक अलग पार्ट किया हुआ है, इस अलग पार्ट को हम लोग कहते हैं इकाई सेल। तो इकाई सेल को भी इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। तो अब सवाल है कि इसे हम लोग थ्री डायमेंशनली समझने के लिए कुछ टुकड़ों का यूज करते हैं। जैसे ये, तो ये हम लोग को देखकर एक क्या है, घनाभ के शेप का लग रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और साथ साथ ऊंचाई भी है। तो इसे एक इकाई सेल माना जा सकता है। इस तरह का बहुत सारे इकाई सेल को अगर व्यवस्थित किया जाए तो किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक। तो इसे हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये एक इकाई सेल है, इस इकाई सेल के बगल में अगर एक इकाई सेल और रख देते हैं तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं दो इकाई सेल का व्यवस्था हो। इसी तरह से और भी इकाई सेल को अगर व्यवस्थित करें, 2 3, इसके बाद और एक तो 4, तो इस तरह से ये जो व्यवस्था हो, ये व्यवस्था इस फिगर में बना हुआ एक तल का व्यवस्था हो। फिर इसी के ऊपर में और भी इकाई सेल है, जैसे ये एक इकाई सेल हुआ, पांचवा, छठा, इसी तरह इसके बगल में और रख दिया जाए तो 7 8, इस तरह का इकाई सेल का जो पूरा व्यवस्था है, इस पूरा व्यवस्था का नाम क्या होगा, क्रिस्टल जालक। और इस क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग जिसको हम लोग रिपीट कर रहे थे, उसी भाग को कहते हैं इकाई सेल। साधारण जीवन में अगर देखा जाए तो इसे हम लोग इस तरह कह सकते हैं, जैसे हम लोग को एक दीवार देखते हैं तो बहुत सारे ईंटों से मिलकर बना हुआ है। तो वो जो ईंट है उसको एक के बाद एक व्यवस्थित किया जाता है, तो उसी ईंट को, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं क्या, इकाई सेल। और पूरा दीवार को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल जालक। अब हम लोग आएंगे कि इकाई सेल जो है, इस इकाई सेल का भिन्न कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं इकाई सेल। तो इकाई सेल का, एक इकाई सेल के निर्माण के लिए देखिए ये जो पॉइंट्स है जिसे हम लोग बिंदु कह रहे हैं, इस तरह के 8 बिंदु की आवश्यकता होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों पॉइंट्स आपस में मिलकर क्या है, एक इकाई सेल का निर्माण किया है। इस इकाई सेल को डिफाइन करने के लिए हम लोग, यानी इकाई सेल का कैसा प्रकार का है, वो घन के जैसा है या घनाभ के जैसा है, तो इसके डिफाइन करने के लिए हम लोग इस तरह का यूज करते हैं कि जैसे ये जो इकाई सेल है, इसका ये जो अक्ष है, एक्स अक्ष, इसके सापेक्ष में इसका जो भुजा है यहां से यहां तक, इसका लंबाई को हम लोग a मान लेते हैं। इसी तरह y अक्ष के सापेक्ष में ये जो भुजा है, इसके लंबाई को हम लोग b मान लेते हैं। और z अक्ष के सापेक्ष में जो भुजा है उसके लंबाई को c मान लेते हैं। तो अर्थात इकाई सेल को व्यक्त करने के लिए 3 भुजा a b तथा c की आवश्यकता होती है। यानी इस तरह का अगर देखें तो ये जो भुजा का लंबाई है इसको हम लोग a से सूचित कर रहे हैं, तो एक भाग को b से सूचित कर रहे हैं, तो ऊंचाई को इस तरह c से सूचित कर रहे हैं। अब ये सिर्फ इस तरह का होने से ही घन नहीं हो सकता है, इसके बीच जो कोण बन रहा है वो भी एक आवश्यक फैक्टर है। जैसे ये कोण अगर इस 90 डिग्री का है बना हुआ, तभी हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, घन कह सकते हैं।
या घनाभ कह सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो कोण है, देखिए बी और सी भुजा का जो लंबाई है, इसके बीच बने कोण को हम लोग किससे सूचित किए हैं? अल्फा से। इसी तरह से ए और सी भुजा के बीच बने कोण को हम लोग किससे सूचित किए हैं? बीटा से। ए और बी भुजा के बीच बने कोण को किससे सूचित किए हैं? गामा से। इसका अर्थ यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग अल्फा कहेंगे, तो इधर से एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग बीटा कहेंगे, और इसी तरह यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है दो भुजा के बीच में, जिसे हम लोग गामा से सूचित करेंगे। तो इस तरह एक इकाई सेल को व्यक्त करने के लिए हम लोग कितने पैरामीटर्स, यानी हिंदी में हो गया प्राचलों की आवश्यकता होती है? तो इकाई सेल को व्यक्त करने के लिए 6 प्राचलों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 3 भुजा की लंबाई ए, बी तथा सी, और 3 इन भुजाओं के बीच बने कोण, जिसे हम लोग अल्फा, बीटा तथा गामा से सूचित करते हैं। अल्फा, बीटा और गामा से। अर्थात एक इकाई सेल को व्यक्त करने के लिए कुल 6 प्राचलों 6 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। तो ये है आपका इकाई सेल। अब इकाई क्रिस्टल जालक में ये जो इकाई सेल है, इसका व्यवस्था भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी में ये भुजा सब बराबर हो सकता है, किसी में भुजा आपस में बराबर ना हो, किसी में सभी में कोण 90 डिग्री, तीनों कोण अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस आधार पर इकाई सेल को भिन्न भिन्न भागों में, यानी इकाई सेल को व्यवस्थित किया जाता है, जिसको ब्रेविस लैटिस कहते हैं। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी इकाई सेल को डिफाइन करने के लिए ये देखिए जो कॉर्नर्स है, इसको हम लोग पॉइंट्स मान सकते हैं। तो ये जो 8 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स इन लोअर लेयर, निम्न तल पर, और 4 पॉइंट कहाँ पर है? ऊपरी तल पर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी इकाई सेल में इसी तरह का होगा। अब इकाई सेल में ये जो पॉइंट्स यानी कण का व्यवस्था है, उसके आधार पर इकाई सेल को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। तो अब हम लोग आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? इकाई सेल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इकाई सेल के प्रकार के बारे में चलिए आगे देखते। तो जो इकाई सेल का प्रकार है, तो वो इकाई सेल का प्रकार किस आधार पर बांटते हैं? इकाई सेल में जो कण है यानी बिंदु है, उसके स्थान के आधार पर इसे हम लोग वर्गीकृत करते हैं। जैसे कोई इकाई सेल है, मान लेते हैं कि इकाई सेल है, इसमें कण अगर सिर्फ कॉर्नर पर ही हो, कॉर्नर के अतिरिक्त और किसी भी अन्य स्थान पर न हो, तो हम लोग उसे कहते हैं सरल या आद्य इकाई सेल। जैसे यहाँ पर सरल या आद्य इकाई सेल किसे कहेंगे? वैसे इकाई सेल जिसमें कण सिर्फ इकाई सेल के कोनों यानी कॉर्नर्स पर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं सिर्फ ये सब जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहीं भी नहीं, तो सिर्फ इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल या आद्य इकाई सेल कहते हैं। अर्थात सरल या आद्य इकाई सेल में अगर पूछा जाए कण कितना हो, तो कण कितना होगा? सिर्फ 8। क्यों? क्योंकि एक घन या घनाभ इस तरह का, इसमें क्या होता है? 8 को ही कॉर्नर्स होता है, और सभी कॉर्नर पर सिर्फ है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? सरल या आद्य इकाई सेल। दूसरा प्रकार उसमें आते हैं जो है केंद्रित इकाई सेल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें क्या होगा? वैसे इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के कोनों के अतिरिक्त, मतलब कॉर्नर पर तो होगा ही, इसके अतिरिक्त काई मतलब क्या हो गया? शरीर, यानी ये जो पूरा इकाई सेल है, इसके अंदर या फलक, मतलब काई पर है तो सिर्फ काई पर ही रहेगा, 8 कॉर्नर और काई। या अगर काई पर नहीं है तो कहां पर होगा? ये जो 8 कॉर्नर है वहां पर तो होगा ही, इसके अतिरिक्त और कहां पर हो सकता है? फलक के केंद्र पर। जैसे यहां पर देख रहे हैं, ये एक वो फलक है, इस फलक के केंद्र पर ये कण है। इसी तरह ये एक फलक है, इसके केंद्र पर एक कण है। इसी तरह यहाँ एक फलक है, इसके केंद्र पर कण होगा। इसी तरह से आगे वो जारी रहेगा। ये सामने वाला फलक है, इसके केंद्र पर, ये जस्ट पीछे वाला फलक है, उसके केंद्र पर। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये कण जो है 8 कॉर्नर के अतिरिक्त काई या फलक के केंद्र पर उपस्थित हो सकते हैं। उसी के आधार पर केंद्रित इकाई सेल, मतलब 8 कॉर्नर के अतिरिक्त और कहाँ है, इसके आधार पर केंद्रित इकाई सेल को फिर आगे 3 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला भाग है काई केंद्रित इकाई सेल।
काई केंद्रित इकाई सेल। तो काई केंद्रित इकाई सेल किसे कहेंगे? वैसे इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के कोनों के अतिरिक्त, ये शब्द हटा देंगे, काई के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उसे काई केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। जिसको इंग्लिश टर्म में अगर देखें तो हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी यानी शरीर उसके केंद्र पर है, इसलिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अर्थात इसमें हम लोग इमेजिंग ये कर सकते हैं कि 8 कॉर्नर पर तो है ही, इसके अतिरिक्त कहां पर है? काई के केंद्र पर है। यानी काई केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या कितना हो गया? 8 कॉर्नर पर और एक काई के केंद्र पर, अर्थात इकाई सेल में कणों, काई केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या हो गया 9। इसी तरह से काई केंद्रित के अतिरिक्त दूसरा भाग में अगर आएंगे तो काई के जगह पर हम लोग कर देंगे फलक केंद्रित। फलक केंद्रित तो हम लोग देखे हैं घन या घनाव की स्थिति में फलकों की संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं वैसे इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के कोनों के अतिरिक्त सभी टोटल 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित, इंग्लिश में उसी को कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी इकाई सेल कहते हैं। अर्थात इसमें इमेजिंग इस तरह कर सकते हैं, 8 कॉर्नर पर तो है ही और सभी 6 फलक, जैसे ये ऊपर वाला फलक हो गया, यहाँ पर एक, ये वाला फलक के केंद्र पर एक, इसमें एक, इसमें एक जो सामने वाला फलक है उस पर, और एक जो पीछे वाला फलक है उसके केंद्र पर होगा, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? फलक केंद्रित इकाई सेल। इस तरह से इमेजिन किया जा सकता है। जैसे ये एक इकाई सेल है, इसमें तब कण कहां पर होगा? 8 कॉर्नर पर तो होगा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अतिरिक्त ये एक हो गया, 1 2 3 4, एक ऊपर वाला फलक के केंद्र पर और जस्ट एक नीचे वाला फलक के केंद्र पर। तो इस तरह से कुल कणों की संख्या फलक केंद्रित में कितना हो गया? 8 गो कॉर्नर पर है और 6 को फलक के केंद्र पर, यानी 8 प्लस 6, यानी कुल टोटल कितना हो गया? 14 कण उपस्थित होते हैं किसमें? फलक केंद्रित इकाई सेल में। उसी तरह इसका तीसरा और एक भाग है अंत केंद्रित इकाई सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये अंत केंद्रित इकाई सेल कब कहेंगे? इसमें क्या होगा? कण जो है घन के 8 कॉर्नर पर तो होगा ही, इसके अतिरिक्त किन्हीं 2 आमने सामने के फलक, आमने सामने के फलक कहने का अर्थ जैसे ये एक फलक है, इसका ऑपोजिट फलक कौन हो गया? ये, या तो इस फलक में एक है तो दूसरा कहां पर होगा? यहाँ पर, या तो जिस एक कण यहाँ पर है तो दूसरा कहां पर? इस फलक के केंद्र पर हो सकता है। तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित या इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? वैसे इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2, सब में नहीं, किन्हीं 2 आमने सामने के फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उसे अंत्य केंद्रित या इंग्लिश में जिसे कहेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इकाई सेल कहते हैं। अर्थात देखिए ना, कण कितना होगा या इस व्यवस्था को हम इमेजिंग कैसे करेंगे बोर्ड में या 2 डायमेंशनल में? 8 कॉर्नर पर तो दिखाएंगे ही, इसके अतिरिक्त किन्हीं 2 आमने सामने के फलक, जैसे ये ऊपर वाला फलक और ये नीचे वाला फलक। कोई जरूरी नहीं कि आपको ऊपर नीचे ही दिखाना है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो 2 है इसमें से एक इस फलक पर है तो दूसरा इस फलक पर है, तो एक इस फलक पर है तो दूसरा
इस फलक पर है, यानी कुल कणों की संख्या कितना हो गया 8, कॉर्नर पर 8 और 2 फलकों के केंद्र पर, यानी अंत केंद्रित इकाई सेल में कुल कणों की संख्या कितना हो गया 8 और 2 10। तो अंत केंद्रित इकाई सेल हो गया। अब हम लोग को देखना है इन कणों के एक इकाई सेल में ये जो कण है क्या पूरा का पूरा इसी इकाई सेल का योगदान है या उसके द्वारा सहभागी किसी दूसरे इकाई सेल को भी भाग किया गया, जिसके लिए आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कि एक इकाई सेल चाहे यहाँ जो प्रकार देखे उसी हर एक प्रकार में कणों की संख्या वास्तव में उस इकाई सेल को कितना सहभागित हो रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक यू।